फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत पर ब्रिटेन को भरोसा नहीं है। भारत पर ब्रिटेन को भरोसा नहीं, हाथ लगाने की परमिशन भी नहीं। ये क्या है? ब्रिटेन अमेरिका ऐसा करते हैं, पीएम मोदी। भैया क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं हुआ। F-35 जो लैंड किया था इंडिया में, उन्होंने कहा था कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। F-35 को हम आएंगे, ले जाएंगे या हम रिपेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से यही था। अच्छा, मुझे नहीं पता। चलो, F-35 जो आ गया था उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ब्रिटेन वाले। मेरे ख्याल से उनसे रिपेयर नहीं हुआ, मगर वो कह रहे जो थे F-35 इंडिया में लैंड हुआ है, लग रहा है। पर वो तो कह रहे थे कि पता नहीं वो क्या खराब हो गया था इसलिए लैंड हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता। उड़ नहीं पा रहा था, खराब हो चुका था। अच्छा, कूड़ नहीं पा रहा था। मुझे लगा शायद रिपेयरिंग कर रहे थे, तेल वेल के लिए रुका। आई डोंट रिपेयर नहीं कर तो लगा पाए। था। उन्होंने यही बोला होगा कि ये F-35 जो है हम ही करेंगे रिपेयर, आपको जरूरत नहीं करने की। दैट्स व्हाट। लेट्स सी। चलो, ये क्या न्यूज़ है? मैं तो भूल ही गई। वो F-35 का आगे पता ही नहीं। ये बस इतना ही न्यूज़ सुनी थी मैंने कि लैंड हुआ है। केरला में बोला था, शायद केरला था कि कर्नाटका था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस उतनी न्यूज़ थी। अब क्यों हुआ था वो, उसके आगे पता ही नहीं चला मुझे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया था भैया, केरला में क्यों लैंड हुआ, मतलब इंडिया में क्यों लैंड हुआ। पाकिस्तान जो इतना अच्छा दोस्त है वहाँ क्यों नहीं लैंड हुआ। उनको तो तुमने वैसे भी अमेरिका ने अपने प्लेन दिए हैं, तो वहाँ लैंड करने की जगह इंडिया में क्यों न्यूज़ पे एक बार था कि इजराइल का प्लेन है, क्या है? हाँ, वो भी सुनने को आ रहा था कि एक्चुअली में इजराइल का है। ईरान के साथ कुछ करते हुए शायद गड़बड़ हो गई है, इसलिए यहाँ पे लैंड किया है। वो भी सुनने को आया था। चलो देखते हैं क्या न्यूज़। आजादी के बाद भारत अपने पहले टेस्ट में कैसे फेल हो गया है, जो हमको अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही है। ब्रिटेन अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत के ऊपर भरोसा क्यों नहीं शो कर रहा है। चाइना भारत को क्यों इनवाइट कर रहा है। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश नेवी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में, जो पिछले 6 दिन के बाद भी केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर ही पार्क्ड है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इस F-35 फाइटर जेट को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिटिश नेवी से कहा कि ये फाइटर जेट क्योंकि पिछले कई दिनों से ओपन एरिया में पार्क्ड है और बेवजह एयरपोर्ट का काफी बड़ा सेक्शन ब्लॉक करके बैठा है, इसलिए हम इसको मूव करके हैंगर्स में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हैंगर्स के अंदर ये धूप से भी बचा रहे और बारिश से भी। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने भारत का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। पहले F-35 फाइटर जेट के पायलट ने और उसके बाद जो ब्रिटिश नेवी की टेक्निकल टीम भारत आई थी, दोनों ने इस फाइटर जेट को अपनी साइड से 1 मिनट के लिए भी साइड नहीं किया। यानी CISF के पर्सनल्स तो इस फाइटर जेट को एस्कॉर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश नेवी के ऑफिशियल्स भी अपने F-35 फाइटर जेट के ऊपर नजर टिकाए बैठे हैं। अब चलो, F-35 को मूव करने नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि F-35 को मूव करने से रिपेयर वर्क्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर खराबी और भी बढ़ सकती है। लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत ने ब्रिटिश नेवी को यह भी प्रपोज किया कि हम F-35 के अराउंड एक शेड बना लेते हैं, ताकि एक टेम्परेरी शेड होगा तो ग्राउंड क्रू और रिपेयर टीम भी धूप, तूफान और बारिश से बचे रहेगी एंड अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। भारत ने ऑफर इसलिए दिया क्योंकि ब्रिटिश नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट एयरपोर्ट के जिस पार्ट में पार्क्ड है वो थोड़ा सा कम यूज होता है और वहाँ पर एयरक्राफ्ट का ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इंडियन एयरफोर्स के टेम्परेरी शेड के ऑफर को भी रिजेक्ट कर लिया और भारत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हमें टेम्परेरी शेड भी नहीं चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली ब्रिटेन ने भारत से कह दिया कि भारत अपने काम से काम रखे, वो अपना फाइटर जेट खुद ही देख लेगा। अब ब्रिटिश नेवी ये सारे डिसीजंस अकेले ले रही है या फिर अमेरिका या अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी इसमें शामिल है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन F-35 को मूव करके हैंगर्स तक नहीं लेने देना या फिर F-35 के अराउंड एक टेम्परेरी शेड भी खड़ा ना करने देना, ये साफ दर्शाता है कि या तो ब्रिटिश नेवी या फिर अमेरिकन को F-35 को लेकर भारत के ऊपर भरोसा नहीं है। मे भी उनको लगता हो कि भारत F-35 का कोई टेक या फिर कोई नो हाउ चोरी ना कर ले, जबकि भारत तो सामने से एक अच्छा जेस्चर दिखा रहा था। ऑलरेडी भारत के साउथ में मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से वेदर कंडीशंस भी काफी तेजी से बदलती रहती हैं। इस तरह की वेदर कंडीशंस के अंदर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जैसा अगर कोई सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट ज्यादा देर तक एक्सपोज्ड रहता है तो उसमें खराबी आ सकती है। लेकिन लगता है कि ब्रिटेन एंड अमेरिका दोनों को ये गवारा है कि उनका F-35 फाइटर जेट खराब हो जाए, उनको इसको एयरलिफ्ट करके लेना पड़े, लेकिन ये लोग भारत को हाथ लगाने भी नहीं देंगे। नेक्स्ट अपडेट भैया, इतना टू गोडम बन रहे थे, वो तो शक तो है ही ना कि पहले हैंगर में ले आएंगे या शेड पे कर देंगे। पर देखो, हो सकता है भैया कि हमारा बाकी है। अच्छा, मुझे नहीं पता है, मैंने कहा इतना अच्छा नहीं, वो तो अलग बात है कि वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। मैं कह रही हूँ हम जिस तरह से ऑफर कर रहे थे, मेरा जैसा बोलेगा पड़ा है तो पड़ा है, मेरे को तो इरिटेशन होगी, मेरे यहाँ क्यों पड़ा है, जल्दी लेकर जाओ। नहीं, पर देखो, अगर हम वाकई में अच्छाई करने के कर रहे थे कि भाई हमारे अंदर कुछ, मुझे लगता नहीं होगा, पर अगर हम वाकई कि हमको
इनका कुछ चोरी करने के लिए, वो हम उस टाइप के हैं नहीं है। ओके, इंडिया ऐसा कर नहीं सकता। पर मैं कह रही हूँ अगर इनके दिमाग में ये बात है तो कितने घटिया ख्यालात हैं इनके, कैसे घबरा रहे हैं इंडिया से कि भैया कहीं इंडिया को कुछ पता ना चल जाए इसकी टेक्नोलॉजी का। कितना उनको हो रहा है, अगर इतना ही था तो लैंड क्यों कराया, कहीं और करा लेते तो फिर टूट जाए, मर जाए। नहीं, हमें इतना अच्छा बनने की जरूरत, हमने कहना था यहाँ पे हम नहीं रख सकते, दिस हैज टू गो देयर, बस एंड ऑफ द मैटर, ये अंदर जाएगा। जो हमें देखना हम देख के रहेंगे। पर मजाक एक तरफ, पर इनसे पता चल रहा है कि कितना इनको ये है, मतलब शेड से थ्रू उनको ये भी लग रहा है कि शेड अगर लग गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है, खुले आसमान में ही चाहिए इनको। तो इन्हें कहा जल्दी उठा के लेके जाओ। पर अजीब ही बात है कि एहसान भी ले लिया और कहते हैं हिलाएंगे भी नहीं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के ब्लैक बॉक्स को लेकर, वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स असल में 2 अलग अलग डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये 2 डिवाइसेस होती हैं और ये दोनों मिलकर ही प्लेन की उड़ान के समय प्लेन का सारा टेक्निकल डेटा जैसे कि स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस और प्लेन के कॉकपिट में पायलट्स के बीच हुई कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इनको हम ब्लैक बॉक्स तो कहते हैं, लेकिन ये ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं ताकि क्रैश के बाद किसी भी एयरक्राफ्ट के मलबे के बीच ये इजिली दिख पाए, और ये टेल सेक्शन में फिट किए जाते हैं। जब भी किसी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि यही बताता है कि क्रैश होने से पहले क्या कुछ हुआ था, पायलट्स ने क्या बात की, सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसके एनालिसिस से इन्वेस्टिगेशन टीम्स को क्रैश की असली वजह समझने और फ्यूचर में ऐसी कंडीशन और ऐसे एक्सीडेंट से बचने में मदद मिलती है। अब हुआ ये कि भारत ने ब्लैक बॉक्स की रीडिंग और एनालिसिस के लिए देश की राजधानी में एक लैबोरेटरी बनाई थी। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये लैब वहीं पर बनाई गई थी। 2 महीने पहले अप्रैल महीने में ही सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस लैब का इनॉग्रेशन भी किया था और उस समय कहा था कि आज के बाद भारत को एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस दूसरी कंट्रीज में भेजने नहीं पड़ेंगे। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वर्ल्ड क्लास लैब भारत में ही ओपन कर दी है, जिसके बाद हम क्रैश इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेंगे और आज के बाद भारत किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं होगा। अब ये इस तरह की भारत में पहली लैब बनी थी और इसके लिए भारत काफी एक्साइटेड भी था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जिसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, उसके ब्लैक बॉक्सेस जब इस नई लैब में भेजे गए तो हमारे एक्सपर्ट्स इसमें से डेटा रिट्रीव करने में फेल हो गए हैं, यानी कि वो इसका डेटा रिट्रीव भी नहीं कर पा रहे हैं। लैब ऑफिशियल्स का कहना है कि क्रैश में रिकॉर्डर्स को जिस लेवल का डैमेज पहुंचा है उसके डेटा को रिट्रीव करने के लिए और भी एडवांस्ड और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होगा, जो कि हमारी लैब में नहीं है। यानी कि ब्लैक बॉक्सेस को डैमेज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और हमारे पास इक्विपमेंट उस लेवल के नहीं है। इन शॉर्ट, हमारी ये लैब पहली क्रैश इन्वेस्टिगेशन में ही फेल साबित हो गई है, जबकि 2 महीने पहले ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि 9 करोड़ रुपीस की लागत से बनी ये लैब वर्ल्ड क्लास है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। अब इसमें सरकार की गलती है या फिर सरकारी बाबुओं की, पहला ब्लैक बॉक्स का टेस्ट था, हम उसमें ही फेल हो गए हैं, जिसके बाद अब भारत एयर इंडिया 171 के ब्लैक बॉक्सेस को अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पास वहां पर टेस्टिंग और डेटा रिट्रीवल के लिए भेज रहा है। अमेरिका की एजेंसी अब डेटा रिट्रीव और इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे कि ब्लैक बॉक्स में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था। दुख इस बात का है कि लैब बनाने के बाद भी अमेरिका के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। आई होप कि भारत अपनी इस लैब को और भी इक्विप्ड बनाए और इसमें और भी एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ईरान और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने स्टूडेंट्स और इंडियंस को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया था। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंधु में इजराइल को भी ऐड कर दिया गया है एंड इजराइल से भी भारत अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल से उन्हीं लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा जो भारत वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के कंपैरिजन में काफी सेफ है और इजराइल के अंदर वहां पर प्रॉपर शेल्टर्स और प्रॉपर बंकर्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं। अब ऐसा नहीं है कि अकेले भारत ही ईरान और इजराइल से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस समय दुनिया के टोटल 20 देश ऐसे हैं जो अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं और बाकियों ने अपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब ये 20 देश जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला रहे हैं, ये हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चाइना, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, सर्बिया, सिएरा लियोने, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसके साथ ही वियतनाम। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन एंड कई सारे वेस्टर्न एंड यूरोपियन देश जो ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स और बसेस अरेंज कर रहे हैं, उसका सारा खर्चा ये अपने लोगों से ही ले रहे हैं, जबकि भारत सरकार फ्री में दिल्ली तक लोगों को ला रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इनकी गवर्नमेंट भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके भी कुछ सिटीजन्स ईरान और इजराइल में फंसे हैं, उनको भी इवैक्यूएट करने में भारत इनकी मदद करे और उनको भी साथ में ले आए, जैसा भारत ने यूक्रेन रशिया वॉर की स्टार्टिंग के समय किया था। अब बाकी देशों के लोगों को लाना है या फिर नहीं, ये तो खैर भारत सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के लोगों को फ्री में भारत लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इतनी सारी न्यूज थी
सबसे पहली जो मुझे भी याद आ रही है वो तो ये लेटेस्ट वाली की बात कर लेती हूँ, जिसमें देखो बाकी लोग जो हैं, बाकी कंट्रीज़ वो अपने लोगों को ला रही हैं अपना प्लेन भेज के, पर टिकट का पैसा उनको पे करना पड़ा। और करेक्टली स्पीकिंग ये ही होना चाहिए। तुम अपने रिस्क पे, अगर तुमने बैड चॉइस करके ऐसे देशों में गए हो क्योंकि तुम इतने रिलीजियस माइंडेड हो, तो फिर तुम उसका भुगतो और तुम उसके बाद पैसा दो। फोकट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो एहसान किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए स्पेशली एक प्लेन अरेंज किया जा रहा है, तो उसकी टिकट जो है तुमको देनी चाहिए। पता था वहाँ पे विमेन के साथ क्या होता है, फिर भी तुम जा रहे हो। के साथ हुआ था, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं कि बुरा हाल है कंट्री का, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, विमेन की हालत ख़राब रहती है। उसके बावजूद अगर भेज रहे हो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए, देन क्या कर सकते हैं। और कमेंट से मुझे ये भी पता चल रहा है, उसमें कमेंट से मैं पढ़ रही हूँ तो आप में से कईयों ने ये भी लिखा कि भाई वो जब उनको वापस लेके आए हैं दिल्ली तक तो वो ग्रेटफुल नहीं हो रहे, वो अकड़ के कह रहे हैं कि हमें जो कश्मीर मोस्टली है तो हमें कश्मीर तक छोड़ो। तो जब गवर्नमेंट ने बस अरेंज किया तो वो अकड़ के ये बोल रहे हैं हमें बस नहीं, हमें प्लेन में छोड़ो, हमें प्लेन चाहिए जो हमें लेके जाए कश्मीर। ऐसे अनग्रेटफुल है। और एक बारी पहले भी ऐसा ही हुआ था, पता नहीं कहाँ पे, और इंडियंस को लेके आए थे और वो जो है फूल भी दे रहे थे उनको, और ऐसे वो थे ना थैंक यू ना कुछ, बस अकड़ दिखा रहे थे। फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्लेन है, ये आपको लेके आ सकता है, इतना पैसा लगेगा, मोस्ट वेलकम टू कम। नहीं अब कई लोग अगर जैसे जाते हैं वहाँ पे जॉब करने, तुमको गवर्नमेंट थोड़ी को भेजा था, उनकी ड्यूटी नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जिस देश में जा रहे हो। गवर्नमेंट ने भेजा है, फिर नहीं भेजा तो प्राइवेट जैसे एम्बेसी में काम कोई कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इंडिया की तरफ से गया है कोई काम करने, उसका बिल्कुल बनता है कि गवर्नमेंट करे। पर कोई अपने मर्जी से वहां गया, नौकरी कर रहा है, पढ़ने गया है, तो गवर्नमेंट का इतना करना कि हाँ प्लेन अरेंज कर देंगे, टिकट का पैसा दो और तुम आओ, वो होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा जो पैसा तुम इसमें खर्च कर रहे हो वो और अच्छी चीज़ों में खर्च करो जहाँ पे ज़रूरत है। ये लोगों के पास पैसा था जाने का, तो आने का भी पैसा होगा। इतना अच्छा अरेंजमेंट करके तुम्हें बचाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ, वो भी बहुत बड़ी बात है। कई देश तो वो भी नहीं करते हैं। और कौन सी दूसरी का एक और न्यूज़ थी जिसमें मेरे को था कि मैंने ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि 9 करोड़ या पता नहीं कितने का वो कह रहे हैं सब किया, और आप पहले केस में ब्लैक बॉक्स काफी सारा डैमेज हो चुका है। तो अगर आपने टॉप नॉच बनाई है उस लेवल तक कभी नहीं है, हाँ तो करना चाहिए ना, करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से होती है। इंडिया भी अपना को पैसेंजर प्लेन तो बनाता नहीं है, तो इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, दैट्स फाइन। हाँ, अब उससे पता चल गया तो अब आप उसको मेक श्योर करो कि इस टेक्नोलॉजी की भी चीज़ें इमीडिएटली इंडिया में आएँ, क्योंकि इतना कुछ बनाने के बाद पहले केस में अगर हम नहीं होते तो ये गलती गवर्नमेंट की नहीं है, जिन्होंने ये सब सेटअप किया है, जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज नोहा होनी चाहिए, क्या क्या चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने इतना एक्सट्रीम ऊपर तक क्यों नहीं देखा कि मैक्सिमम डैमेज की भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर हो। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।